आज की क्लास में हम समझेंगे कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण क्या है और सुधार की जो कोशिशें की गई वो क्या क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अगर इसको समझ जाएंगे कि मानकीकरण क्या है तो आगे की चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। आप सबको मालूम है कि जब संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उस समय देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी गई, उसे भी मान्यता मिली थी। अब चूंकि हिंदी जो भाषा है उस हिंदी भाषा पर अन्य क्षेत्रीय बोलियों या उपभाषाओं का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आई बात समझ में? हिंदी धीरे धीरे जैसे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो उसके पहले कई सारी अवस्थाओं से हिंदी गुजरती रही है। ठीक है, और उस पर बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं और भाषाओं और बोलियों का प्रभाव है। उसमें बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं। ठीक है, तो मानकीकरण से तात्पर्य यह है कि वर्तनी का लेखन का शुद्ध रूप या स्वीकृत रूप, ठीक है, यानी कि मानक रूप, ऐसा मानक रूप जो स्वीकृत हो और बेहतर हो, यानी कि शुद्ध रूप हो। मानकीकरण का सीधा संबंध लेखन से है, वर्तनी से। ठीक है, अब आप पीछे पढ़ चुके हैं कि देवनागरी लिपि में बहुत सारे दोष भी हैं लेखन के स्तर पे भी। ठीक है ना, कई एक ही वर्ण के लिए दो संकेत हैं। ठीक है ना, झ ऐसे भी लिखा जाता है और झ ऐसे भी लिखा जाता है। उसी तरह से बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां जो हैं, जैसे कि राजस्थानी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, उसके भी शब्द हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं। ठीक है, तो मानक से मतलब है, मानकीकरण से रूप मतलब यह है कि जो शुद्ध रूप है भाषा का या लेखन का, वर्तनी का, उसे स्वीकार करना या उन सुधारों के द्वारा भाषा के शुद्ध लिखित रूप का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करना। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है, इसका संबंध है मानकीकरण से। ठीक है, तो मानकीकरण को अगर एक शब्द में हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो हमारा तात्पर्य होगा कि भाषा के व्यवस्थित एवं शुद्ध रूप का संबंध है मानकीकरण, या भाषा के व्यवस्थित एवं शुद्ध रूप को हम मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, मेरे को और मुझे। आप बोलते हैं मेरे को भूख लगी है, बोलते हैं, यह भी बोलते हैं मुझे भूख लगी है। मेरे को पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है कि नहीं? तो प्रचलन तो दोनों रूपों का है, मेरे को का भी प्रचलन है और मुझे का भी। तो मानकीकरण यह तय करता है कि कौन सा रूप शुद्ध रूप होगा, मुझे सही होगा या मेरे को सही होगा। तो मानकीकरण के द्वारा यह तय किया जाता है कि भाषा का व्यवस्थित और शुद्ध रूप कौन सा है। आई बात समझ में? यस सर। इनमें से सही क्या है? मुझे। अब समझ में आया? यस सर। ऐसा इसलिए है कि हिंदी सिर्फ हमारे लिए बोलचाल की और संपर्क की भाषा नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत ही विकसित और मजबूत भाषा है। हम तो समझ जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कोई फ्रांस का विद्यार्थी है, वह हिंदी सीख रहा हो, तो वह तो भ्रम में पड़ जाएगा ना कि ये मेरे को क्या है और मुझे क्या है। तो उसे सीखने के लिए, उसे समझने के लिए तो हिंदी का शुद्ध रूप चाहिए ना। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ या ना? या हमारे लिए भी यह जानना जरूरी है कि नहीं कि व्यवस्थित और शुद्ध रूप कौन सा होगा, है कि नहीं है? तो मानकीकरण का संबंध भाषा के शुद्ध और व्यवस्थित रूप से है, चाहे वह लिखित रूप में भी हो या फिर वह वाचन के स्तर पर भी हो सकता है। अब बात समझ में आ गई आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उदाहरण से चीजें स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो हिंदी ने विभिन्न भाषाओं से शब्द ग्रहण किए, अलग अलग भाषाओं से। ठीक है, देशज शब्द जो आपको पता है, विदेशज शब्द हैं शब्दों की श्रेणी में, तो उन भाषाओं से ग्रहण किए शब्दों को मानक रूप दे करके उनको स्वीकार कर लिया गया। और मानकीकरण की प्रक्रिया समय समय पे चलती रही है, इसके लिए किताबें भी बीच बीच में प्रकाशित होती रही हैं। आई बात समझ में? साथ ही साथ उच्चारण भेद के कारण एक ही शब्द के अलग अलग रूप प्रचलित हो गए, उन्हें भी मानक रूप दे करके हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब उसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? और ये हो गया
मानक रूप। जैसे कि ये शब्द मैंने लिखे, विविध रूप कौन कौन से हैं? धोबिन, धोबन, धोवन। ठीक है, कपड़ा धोने वाली जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसके लिए ये तीनों शब्द प्रचलित है कि नहीं है? लेकिन इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप होगा धोबिन। अब आपको बात समझ में आई? यस सर। कि वर्तनी हो, लेखन के स्तर पे हो या शब्द हो, उसके बहुत से रूप प्रचलित होते हैं। उनमें कौन सा व्यवस्थित है और कौन सा सही है, उसका चुनाव मानकीकरण की प्रक्रिया में आता है और उसे हम मानकीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे धोबिन, धोबन और धोवन, ये सारे शब्द प्रचलित हैं, लेकिन मानक शब्द क्या है? धोबिन। स्पष्ट है? यस सर। और हमें 3 शब्द लिखे, औरत, औरत, औरत। स्त्री के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ना? यस सर। इसका मानक रूप क्या है? औरत। औरत। ये इसका मानक रूप हो गया। आई बात समझ में? यस सर। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रचलित हैं, लेकिन उसका मानक रूप कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रूप कौन सा होगा, जो व्यवस्थित होगा और जो स्वीकृति प्राप्त करेगा, उसे हम मानकीकरण कहते हैं। और यहाँ क्या शब्द होगा? औरत। ठीक है। दुख ऐसे भी लिखते हैं और दुख ऐसे भी लिखते हैं। यह संस्कृत से है ये, ठीक है ना? संस्कृत में तत्सम शब्द है दुख, जहां विसर्ग है। इसका मानक रूप दे दिया गया और कहा गया कि दुख को आप ऐसे लिखिए, ये है दुख। आई बात समझ में? लेखन के स्तर पे जो शुद्धता है, उसको कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे उसे मानक रूप दिया जाए, यही सारी चीजें इस प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ये तो आपने एक उदाहरण देखा। उसी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द हैं, क्षेत्रीय विधाओं के जो शब्द हैं, तो उन भाषाओं के जो शब्द हैं, उनको साहित्य में प्रयोग करने की छूट मिल जाए या उन्हें उनका साहित्य में प्रयोग किया जाए। इस कारण से उन क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का भी मानकीकरण किया गया और यह प्रतिपादित कर दिया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं के इन शब्दों का आप साहित्यिक रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे, ठीक है, नाती के लिए शब्द थे नाती, धवेता और दोहता। अलग अलग भाषाओं में नाती को इस तरह से बुलाया जाता था, क्षेत्रीय भाषाओं का जो रूप था। इनमें से किसको मानक रूप दिया गया? नाती। नाती को मानक रूप दे दिया। आई बात समझ में? ठीक। मायका किसे कहते हैं? मायका क्या होता है? मायका और ससुराल समझते हैं ना? यस सर। स्त्री, लड़की का जो जन्म स्थान है, ठीक है, माता पिता का घर, वो है मायका। और जहां विवाह होता है वह क्या है? ससुराल। तो उस मायके के लिए मायका भी था, नैहर भी था और पीहर भी था। तो यहां से विविध रूपों में से मानक रूप दिया गया मायका। अब आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। कि भाषा के मानकीकरण से क्या मतलब है? यस सर। ठीक है बच्चों? यस सर। आप लोग रोटी पकाने के लिए आटा को क्या करते हैं? गूंथते हैं। उसके लिए आपके यहाँ क्या शब्द है? गूंथना है? यस सर। मांडना नहीं है? अच्छा, सानना नहीं है? भोजपुरी में शब्द है सानना। सानना। जैसे कि हमारे यहाँ माता जी अगर आटा सान रही है, गूंथ रही हैं, उनसे पूछे का करता रू, तो कहेंगे आटा सानता नहीं, यानी कि आटा गूंथ रही है। ठीक है? वैसे ही शब्द है मांडना। फिर से किसको मानक रूप मिला? आई बात समझ में? यस सर। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय भाषाओं से जो निकले हुए शब्द थे, विविध शब्द थे, उनमें से भी मानक रूप प्रदान किया गया। आ रहा है समझ में ना? यस सर। पक्की बात है ना? यस सर। ठीक है। देखिए, वैसे ही बच्चे सर्वनाम के भी विविध रूप प्रचलित हैं। जैसे शब्दों के साथ था, वैसे ही सर्वनाम के भी विविध रूप प्रचलित। उनमें से भी चुन करके मानक रूप उनको प्रदान किया गया। जैसे कि सर्वनाम के जो विविध रूप थे, उन सर्वनाम के विविध रूपों का भी प्रचलन था, वहां से भी मानकीकरण किया गया। जैसे कि
मेरा, मैं के लिए मैं, हम, मोर, मई, ये सारे शब्द प्रचलित थे। सर्वनाम के विविध रूप प्रचलित थे। जैसे कि आप अगर सूरदास को पढ़ेंगे तो वहां कृष्ण क्या कहते हैं, मैया हौ न चरई हो गाय, कि मैं अब गाय चराने वाला नहीं हूं। क्योंकि बलराम क्या करते हैं, सारे ग्वालों को मुझसे घिरवाते हैं, मेरे पैर दुखते हैं। ठीक है। वैसे ही मोर, मोर का भी इस्तेमाल प्रयोग अपने लिए, मैं के लिए किया जाता था। गीत याद है ना, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, है ना। तो इन सबको भी देख करके जो मानक रूप ग्रहण किया गया वह हुआ मैं या मेरा। ठीक है। वैसे ही हम के लिए हम, हमारा, म्हारा, हमार। ठीक है। पधारो म्हारे म्हारो देश, सुनते हैं ना। तो इसके लिए भी ये सारे सर्वनाम के विविध रूप प्रचलित थे, जहां से मानक रूप दिया गया हम और हमारा। ठीक है। हम आपकी आंखों से इस दिल को चुरा लें तो, है ना। वहां नहीं है म्हारा आंखों से, नहीं है ना। ठीक है बच्चे। वैसे ही तू, तेरा, तोर, तुई, इनका प्रयोग होता था जिनका मानक रूप क्या है, तू और तेरा। ठीक है। यही बात समझ में। तो मानक रूप आप समझ रहे हैं ना। भिन्न भिन्न जो प्रचलित रूप है उनमें से कौन से रूप का इस्तेमाल होगा, प्रयोग किया जाएगा व्यवस्थित ढंग से, ये आता है मानक रूप के अंतर्गत, मानकीकरण। उसी तरह परसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से भी जो हम वाक्य बनाते हैं तो वहां भी मानक रूप निर्धारित किए गए हैं। वहां पे भी हम गलतियां करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, अब जैसे कि शब्दों का आपने देखा, वैसे ही परसर्गों के प्रयोग के हिसाब से भी वाक्य रचना में भी गड़बड़ी आती है। मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, मैंने जाना है, मेरे को जाना है, मुझको जाना है। इनमें से सही वाक्य क्या है? मैंने जाना है, मुझे जाना है। बच गए दो। सही कौन सा है? मेरे को जाना है, मुझको जाना है। तीनों में से कोई ठीक नहीं है। सही क्या होगा? मुझे जाना है। वाह, मुझे जाना है। ये सही होगा। इसलिए आज के बाद से मेरे को भूख लगी है ना, नींद आ रही है, ये सब कहना आप लोग बंद कर दीजिए। ठीक है। मुझे से मेरे को पे आया, फिर कुछ लोग तो मेरे को भी बोलते हैं, मेरे को जाना है। अरे भाई, मेरे को क्या है, मेरे को क्या है ना। तो सही रूप क्या है, इसे जानना और इसका प्रयोग करना चाहिए। वर्ण संबंधी मानकीकरण भी होते हैं। वर्ण संबंधी भी मानकीकरण किए गए और साहित्यिक रूप में सुरक्षित भी रखा गया। जैसे कि र के लिए, ठीक है, र रखना, नीचे भी र आप लगाते हैं तो र की ध्वनि निश्चित आती हो, र की ध्वनि निकलती है। जैसे क में र लिखा है तो क्या होगा? क्रम, भ्रम। ठीक है। उसी तरह से ये र आता है, राष्ट्र, ड्रामा, है कि नहीं है। तो दो रेखा नीचे की तरफ लगती है। उसी तरह रेफ लगता है, जैसे कर्म, मर्म, शर्म, धर्म। ठीक है नहीं। तो इनका भी मानकीकरण किया गया और इन्हें भी साहित्यिक रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है बच्चे। मानकीकरण में एक बिंदु जो अगला है वह बिंदु है दो चिन्हों का भ्रामक रूप। ठीक है। यानी कि उच्चारण एक जैसा हो रहा है लेकिन वो चिन्ह में भ्रामकता है या चिन्ह में दोष दिखाई दे रहा है, उसको भी सुधार करके उसको भी ठीक किया गया और बताया गया कि वो चिन्ह क्या होने चाहिए। जैसे कि क्या लिखा? घाम। ठीक है ना। और ये लिखा धाम, लिखा ना। अगर ध को हम यहाँ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? घाम हो जाएगा। और घ को अगर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए चिन्ह कैसे लिखे जाएं, ठीक है ना, इसकी स्पष्टता भी प्रस्तुत की गई। ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे
क्या लिखा है मैंने यहाँ? भार। यहाँ क्या लिखा है? भार। है कि नहीं? थोड़ा सा ये खुल जाए तो ये क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा ये बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे भी जो चिन्हों में जो भ्रामकता थी, जो दुविधा की स्थिति थी, उसे भी स्पष्ट करके उसका मानक रूप प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इसी प्रकार जो ख है, ठीक है ना, इसका मानकीकरण किया गया और कहा गया कि ये बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो ये क्या पढ़ा जा सकता है? आई बात समझ में? तो इस तरह से भी वर्णों का भी मानकीकरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है बच्चे। मानकीकरण के क्रम में ही अंग्रेजी का जो आ स्वर है, ठीक है, जो चिन्ह है, स्वर चिन्ह, इसे भी मानक रूप में स्वीकृत किया गया। जैसे कि हम लिखते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर, लिखते हैं ना डॉक्टर, कॉलेज, है कि नहीं, बाल। तो आप देखेंगे कि ये अंग्रेजी का आ स्वर है, ना तो ये पूरी तरह से चंद्र बिंदु है, ना तो ये अनुस्वार है, लेकिन इस आ स्वर को भी मानकीकृत करते हुए हमने इसे मानकीकरण के दौरान ये भी स्वीकार कर लिया, डॉक्टर, कॉलेज, बाल, इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों? स्पष्ट है? जो संस्कृत से लाए गए जो तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ये है कि जो संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द, ठीक है, संस्कृत में जब ये शब्द आते हैं तो यहाँ हलंत लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में ये बिना हलंत के प्रचलन में आ गए हैं, इसलिए संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों को हिंदी में जो बिना हलंत प्रयोग में आ गए हैं उनको हूबहू वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। आगे बात समझ में? देखो बच्चे, अगला जो मानकीकरण है उसका एक बिंदु है संस्कृत के विसर्ग रूपी जो शब्द है, ठीक है, यानी कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत में विसर्ग का भी प्रयोग होता है शब्दों में। तो यहां कहा गया कि अगर संस्कृत निष्ठ वो शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है, और हूबहू उनका प्रयोग करना है हिंदी में, तो वो विसर्ग रहेगा। जैसे दुखानुभूति, ठीक है, लेकिन यदि इसी शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है या विसर्ग समाप्त हो गया है तो वहां विसर्ग नहीं लगाया जाएगा। जैसे दुख, दुख का तत्सम शब्द रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ दुख, विसर्ग है कि नहीं है? या इसका तत्सम शब्द रूप है, जबकि तद्भव रूप क्या है? दुख। तो कहा यहां पे कि अगर हूबहू संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द के प्रयोग की अनिवार्यता है तो आप संस्कृत के शब्द ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, उसके तद्भव रूप को अगर आप ले रहे हैं तो आप दुख भी लिखेंगे तो भी सही है, तो भी यह मान्य होगा। एक अंतिम बिंदु है, वह है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का क्या है बच्चे? आप सब जानते हैं कि कमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा होता है कि नहीं होता है? yes, तो हिंदी में ये जो विराम चिन्ह है ये सारे के सारे अंग्रेजी के ही प्रयोग किए जाएंगे। कॉमा हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा या डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा। अंग्रेजी के जो विराम चिन्ह है, चाहे वह कॉमा है, चाहे वह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, चाहे वह डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये सारे हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विराम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जो कि अंग्रेजी में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है ना। yes, अंग्रेजी में जो फुल स्टॉप होता है, ठीक है, उसकी जगह पे हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। बाकी सारे चिन्ह, अंग्रेजी के जो विराम चिन्ह हैं, उनका इस्तेमाल हिंदी में होता रहेगा। ये है मानकीकरण के कुछ सूत्र जिन्हें स्वीकार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारी बात समझ में आई होगी। आई है या नहीं? yes, sir. है या ना? yes, sir.